ईरान में आग बवाल हिंसा जारी है। ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे अशांत और खतरनाक दौर से गुजर रहा है, कहना गलत नहीं होगा। महंगाई, बेरोजगारी और सख्त दमन के खिलाफ भड़का जन आक्रोश अब खुले विद्रोह में तब्दील हो गया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के 31 में से 26 राज्यों में स्थिति बेकाबू हो गई है। राजधानी तेहरान से लेकर मशहद, करमानशाह, रश्त और चौथे सबसे बड़े शहर कराच तक सड़कों पर आग, हिंसा और सत्ता विरोधी नारों की गूंज सुनाई दे रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों घायल हैं और हजारों को हिरासत में लिया गया है। कराच में प्रदर्शनकारियों ने सिटी हॉल को आग के हवाले कर दिया, जो इस आंदोलन के उग्र रूप का बड़ा प्रतीक बन गया है। जगह जगह सरकारी इमारतों पर हमले, वाहनों को जलाना और सुरक्षा बलों से झड़प की तस्वीरें मिल रही हैं। कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे उखाड़ दिए गए ताकि पहचान ही ना हो पाए। महिला, युवा, मजदूर, छात्र सभी एक साथ आंदोलन की राह में हैं। सड़कों पर खामनेई मुर्दाबाद और शाह जिंदाबाद जैसे नारे गूंज रहे हैं। ये साफ संकेत है कि अब लड़ाई सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे सीधे सत्ता और सिस्टम बदलने की मांग में ये सब कुछ तब्दील हो चुका है। सरकार की ओर से हालात काबू में दिखाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और बयां कर रही है। पूरे देश में इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तेहरान एयरपोर्ट सील है और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और वसीज मिलिशिया को सड़कों पर उतार दिया गया। यहां तक कि सरकार को स्टारलिंक और जीपीएस सिग्नल तक जाम करने पड़े हैं ताकि सूचनाओं का प्रवाह रोका जा सके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई भी इस संकट के बीच सामने आए। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला बोला। खामनेई ने आरोप लगाया कि कुछ लोग ट्रंप को खुश करने के लिए अपना ही देश जला रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट और भाड़े के लोग बताया उन्होंने। हालांकि सवाल उठ रहा है कि अगर हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है तो इंटरनेट बंद करने, एयरपोर्ट सील करने और सेना को सड़कों पर उतारने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इस बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की एंट्री ने भी हालात को और भड़का दिया। अमेरिका में रह रहे प्रिंस रजा पहलवी ने खुलकर ईरानी जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की। उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी भीड़ होगी, शासन उतना कमजोर होगा। कई विश्लेषकों का मानना है कि पहलवी की अपील के बाद आंदोलन में नई जान आ गई है। जो प्रदर्शन थमता दिख नहीं रहा है, वह और उग्र हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी बयानबाजी तेज है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पतन के कगार पर है और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप का ये बयान उस नीति को याद दिलाता है जिसके तहत उन्होंने सत्ता में आते ही ईरान के साथ परमाणु समझौता तोड़ दिया था और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि वही आर्थिक दबाव आज सड़कों पर गुस्से की शक्ल में फूट पड़ा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है, किसी भी बाहरी हमले की स्थिति में वो आत्मरक्षा का पूरा अधिकार इस्तेमाल करेगा। वहीं इजराइल का कहना है कि ईरान में जनता का गुस्सा असली है, लेकिन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और वसीज मिलिशिया अब भी बेहद ताकतवर हैं, इसलिए तख्ता पलट आसान नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान 1979 की इस्लामिक क्रांति जैसा एक ऐतिहासिक मोड़ देखने जा रहा है? क्या दशकों से सत्ता में बैठे खामनेई का शासन अब अंतिम दौर में है, या फिर यह आंदोलन भी खूनी दमन के बाद इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया जाएगा? देखिए, एक बात तो तय है कि ईरान मुट्ठी आग सिर्फ देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी। इसके असर मिडिल ईस्ट की पूरी राजनीति, वैश्विक संतुलन को झकझोरने की क्षमता रखते हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि ईरान बदलाव की ओर बढ़ता है या फिर सख्त दमन के साए में एक बार फिर से यहाँ सन्नाटा छा जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से एक बार फिर से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, घटना सामने आई है। बदिन जिले की तहसील तलहार के गांव पीरू लाशारी में एक प्रभावशाली जमींदार द्वारा गरीब हिंदू कृषि मजदूर की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त आक्रोश दिखाई दिया। हत्याकांड ने न सिर्फ सिंध के हिंदुओं को झकझोरा, बल्कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मृतक की पहचान कैलाश कोल्ही के रूप में हुई है, जो कोल्ही समुदाय से ताल्लुक रखता था और स्थानीय जमींदार सरफराज निजामानी के खेत में मजदूरी करता था। जानकारी के मुताबिक कैलाश ने अपने परिवार के सिर छिपाने के लिए खेत के किनारे एक अस्थायी कच्ची झोपड़ी बना रखी थी। ये बात जमींदार को नागवार गुजरी। मामूली विवाद देखते देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया और सरफराज निजामानी ने अपनी बंदूक निकालकर कैलाश के सीने में गोली मार दी।
मौके पर ही कैलाश की मौत हो गई, जबकि उसका परिवार बेसहारा। इस जघन्य हत्या के बाद बदिन शहर में गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे सड़कों पर आ गए। हाथों में तख्तियां, पोस्टर, बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने कुछ इस प्रकार से प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि वहां जय श्री राम के नारे भी लगे। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर वे अत्याचार और शोषण को चुपचाप सहन नहीं करेंगे, प्रदर्शन के दौरान अल्पसंख्यकों का नरसंहार बंद करो, इस प्रकार के नारे लगे। हिंदुओं की हत्या बंद करो और हत्यारों को फांसी दो जैसे नारे भी लगाए गए। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की आंखों में आक्रोश के साथ साथ डर और असुरक्षा की झलक भी दिखी। पाकिस्तान दरावर इत्तेहाद के अध्यक्ष शिवा कशी ने इस हत्याकांड की तीखी निंदा की और निंदा करते हुए हिंदू समुदाय के खिलाफ सुनियोजित उत्पीड़न बताया। उन्होंने कहा कि सिंध में कोल्ही, भेल और मेघवार समुदायों को कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता है। कभी अपहरण, कभी जबरन धर्म परिवर्तन और अब सरेआम हत्या। अगर इस बार भी हत्यारों को सजा नहीं मिली तो जुल्म और बढ़ेगा। शिवा कची ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली जमींदारों और सामंतों को कानून का कोई डर नहीं है। पुलिस और प्रशासन पर दबाव डालकर ऐसे आरोपी अक्सर बच निकलते हैं, जबकि पीड़ित परिवार डर के साए में जीने को मजबूर रहते हैं। आपको बता दें कि गहराई से जमी समानती व्यवस्था की भयावह तस्वीर भी पेश हुई है। यहाँ कृषि मजदूरों को हारे कहा जाता है, जो पूरी तरीके से जमींदारों पर निर्भर होते हैं। आर्थिक कमजोरी, सामाजिक भेदभाव, अल्पसंख्यक पहचान के कारण हिंदू समुदाय सबसे ज्यादा शोषण का शिकार यहाँ पर होता है। जमीन, घर और रोजी रोटी पर सब कुछ जमींदार की मर्जी पर टिका होता है। ऐसे में विरोध करना कई बार जान जोखिम में डालने के जैसा हो जाता है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सिंध में हिंदू मजदूरों के खिलाफ हिंसा, जबरन धर्म परिवर्तन, यौन शोषण की घटनाएं लंबे समय से हो रही हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में न्याय नहीं मिल पा रहा है। हत्याकांड के बाद स्थानीय हिंदू नेताओं और मानवाधिकार संगठनों ने सरकार के सामने कई स्पष्ट मांग रखी है। पहली मांग है कि मुख्य आरोपी सरफराज को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए। दूसरी मांग है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पर एंटी टेररिज्म एक्ट यानी ATA के तहत मुकदमा हो। तीसरा है कि पीड़ित कैलाश कोहली के परिवार को सरकारी सुरक्षा दी जाए, ताकि वो किसी दबाव में, धमकी के बिना न्याय की लड़ाई लड़ पाए। इसके साथ ही सिंध सरकार, मुख्यमंत्री और IG से सीधे हस्तक्षेप कर त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने की मांग की गई है। बदिन की सड़कों पर उठा यह आक्रोश केवल एक हत्या के खिलाफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दशकों पुरानी पीड़ा की आवाज़ है। सवाल यह है कि क्या इस बार दोषी को सजा मिलेगी या ये वाला मामला भी फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। फिलहाल कैलाश कोहली की हत्या ने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान पाकिस्तान में हिंदुओं की बदहाल स्थिति की ओर खींचा है। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या के बाद जो स्थिति बनी बिगड़ी, उससे संबंधित ये पूरी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा और विवादास्पद बयान दिया है और वैश्विक राजनीति में हलचल इससे बढ़ गई है। व्हाइट हाउस में तेल और गैस कंपनीज के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई और बैठक के दौरान ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करना उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी हो गया है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो रूस और चीन जैसे देश इस रणनीतिक इलाके पर कब्जा कर सकते हैं, काबिज हो सकते हैं। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड को हासिल करना केवल जमीन खरीदने का मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये रूस और चीन को अमेरिका की सीमाओं के करीब आने से रोकने जैसा है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे देशों को अपना पड़ोसी बनते नहीं देख सकते। ये सीधे तौर पर अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। ट्रंप के मुताबिक ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा, चाहे इसके लिए आसान तरीका अपनाना क्यों ना पड़े। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं चाहता हूं कि ये सौदा आसान तरीके से हो जाए। हालांकि ट्रंप ने डेनमार्क के प्रति नरमी दिखाते हुए कहा कि वे डेनमार्क के बड़े प्रशंसक हैं और डेनमार्क ने हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर आसान रास्ता नहीं मिला तो अमेरिका दूसरे विकल्पों पर भी विचार करेगा। पत्रकारों ने पूछा, क्या अमेरिका ग्रीनलैंड के नागरिकों को सीधे पैसे देकर उन्हें अमेरिका में शामिल होने के लिए राजी करने की योजना बना रहा है? तो ट्रंप ने इस संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल पैसे की बात नहीं हो रही है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। ट्रंप ने इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा, कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर रूस और चीन को ग्रीनलैंड में अपनी पकड़ मजबूत नहीं करने देगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के आसपास रूसी और चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस इलाके में रूस और चीन डिस्ट्रॉयर पनडुब्बियां और अन्य सैन्य गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। ट्रंप के अनुसार अमेरिका रूस या चीन को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देगा, भले ही उनके नेता पुतिन या जिनपिंग से उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे क्यों ना हो। इस दौरान ट्रंप से ये सवाल भी पूछा गया कि जब अमेरिका का
पहले से ग्रीनलैंड में थुले एयरबेस मौजूद है तो पूरे इलाके पर मालिकाना हक की जरूरत क्या है। इस पर ट्रंप ने कहा कि केवल लीज या सैन्य अड्डे पर्याप्त नहीं होते। उन्होंने कहा कि जब हम मालिक होते हैं तभी हमें बेहतर तरीके से हम रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होते हैं। लीज की रक्षा उतनी मजबूत नहीं होती है। ट्रंप ने पुरानी कूटनीति की आलोचना करते हुए कहा कि 100 साल के समझौता सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। असली सुरक्षा मालिकाना हक से आती है। गौरतलब है कि ट्रंप 2019 से ही डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। हालांकि अमेरिका और डेनमार्क दोनों नाटो सैन्य गठबंधन के ही सदस्य हैं। ऐसे में अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा की दिशा में आगे बढ़ता है तो ये नाटो के भीतर भी एक बड़े टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। ट्रंप के बयानों के बाद डेनमार्क ने भी सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने चेतावनी दी है, यानी रक्षा मंत्रालय जो डेनमार्क का है, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई विदेशी ताकत इसके इलाके में हमला करती है तो डेनमार्क के सैनिक बिना किसी आदेश के तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये नियम 1952 से लागू हुआ, जिसके तहत विदेशी हमले की स्थिति में सैनिकों को वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति का इंतजार करना होता है। इस बीच व्हाइट हाउस में ये विचार भी किया जा रहा है कि ग्रीनलैंड के नागरिकों को प्रति व्यक्ति $10,000 से लेकर $1,00,000 तक का भुगतान कर उन्हें डेनमार्क से अलग अमेरिका में शामिल होने के लिए राजी किया जाए। सूत्रों के मुताबिक ग्रीनलैंड के करीब 57,000 की आबादी को देखते हुए इस योजना पर 5 से 6 अरब डॉलर तक का खर्च आ सकता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पैसे का प्रस्ताव केवल एक विकल्प है। इसके अलावा कूटनीतिक और यहां तक कि सैन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद अहम बनाती है। ये उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच अटलांटिक महासागर के पास स्थित और आर्कटिक क्षेत्र में इसकी भूमिका बेहद रणनीतिक है। यहाँ मौजूद अमेरिकी खुले एयरबेस मिसाइल चेतावनी और रूसी चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अहम माना जाता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार हैं, जिनका भविष्य में आर्थिक और तकनीकी महत्व काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक की बर्फ पिघलने से नई समुद्री व्यापार की जो राह है वो भी खुल रही है। ऐसे में ग्रीनलैंड पर नियंत्रण अमेरिका को इन रूट्स पर पकड़ मजबूत करने में भी मदद करेगा। यही वजह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है और अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए हर विकल्प पर गंभीरता से अमेरिका विचार भी कर रहा है।